वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। आपको बातचीत सुनवाते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है। नमस्कार, मैं हूं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। आज हमारे संग एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ITV नेटवर्क पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक बेहद खास दिन था। ये साल बहुत ही मुश्किल रहा है, कठिन रहा है देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, बट खास करके हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए। इस वजह से बहुत सी उम्मीद थी बजट को लेकर। अब 24 घंटे बीत चुके हैं। देश ने कैसे स्वागत किया है 2021 के बजट को? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि दुनिया के सामने बहुत असमंजस की स्थिति थी। आपदा ने दुनिया को संकट में डाला, लेकिन आपदा में भी अवसर ढूंढने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। हमने दुनिया भर में जो सबसे कम मृत्यु दर है वो भारत में है, उन देशों में से एक भारत है। और इसके साथ साथ अगले वर्ष के लिए जो कहा गया है कि 11.5% विकास दर होगी, वो अपने आप में एक अच्छी खबर है। वी शेप रिकवरी भारतीय अर्थव्यवस्था की हो रही है, जो एक अच्छे संकेत हैं। पिछले 4 महीने से लगातार GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रही और जनवरी महीने में तो 1,20,000 करोड़ रही। तो कुल मिलाकर अगर मार्केट का भी रिस्पांस देखा जाए और अर्थशास्त्रियों का रिस्पांस भी देखा जाए, तो सारे वर्गों ने यही कहा कि बजट बहुत अच्छा था, आशा के अनुरूप था और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये सही बजट था। पिछले कल सेंसेक्स 2200 पॉइंट ऊपर गया, आज भी लगभग 1400 पॉइंट ऊपर था, 50,000 से ऊपर सेंसेक्स गया। ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि सरकार ने भविष्य को देखते हुए भारत को और मजबूती देने के लिए, अर्थव्यवस्था को और ताकत देने के लिए और रोजगार सृजन हो, उसके लिए इस बजट को लाए हैं और लोगों ने इसको सराहा है, जिसके लिए मैं जनता का और मीडिया का आभार प्रकट करता हूँ। क्या आपको लगता है इस बार काफी टफ बैलेंसिंग एक्ट था वित्त मंत्रालय के लिए ये बजट पेश बनाने में? क्योंकि हम देखें तो फिस्कल डेफिसिट काफी हाई है, रेवेन्यू जनरेशन भी जैसे आप कह रहे हैं बाउंस बैक तो हुआ है, मगर ये साल बहुत कठिन था। तो इस वजह से क्या आपको लगता है बड़ा टफ बैलेंसिंग एक्ट था देश के लिए बजट बनाना, आउटलेज बढ़ाना, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, जिसपे हम जाएंगे कुछ समय में, बट बैलेंसिंग द फिस्कल ऑल्सो? आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये दुनिया भर की सरकारों के सामने एक बड़ी पेचीदा सी सिचुएशन है। कुछ देश ऐसे जो अर्थव्यवस्था को बचाने की बात करते हैं, वो लॉकडाउन ना करने की बात करते हैं। भारत ने जबकि ये तय किया कि जान है तो जहान है, हमने जान बचाने का काम किया, गरीब को बचाने का काम किया, देश के नागरिक को बचाने का काम किया और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को भी बचाने का काम किया। फिर हम नारे पे चले, जान भी जहान भी। और यही कारण था कि आत्मनिर्भर पैकेज में जो हम लाए रिफॉर्म्स, पेट्रोलियम, पावर, कोल, माइनिंग, आपके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से लेके स्पेस तक का, ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम थे। कृषि को लेकर भी, बिजनेस में भी काफ़ी कदम उठाए। फेसलेस असेसमेंट हो, फेसलेस अपील हो, ये इनकम टैक्स में हम लेकर आए ताकि 51.56% ज़्यादा बजट इस बार दिया है। अक्रॉस मिनिस्ट्री जो देखा जाए, अलग अलग मंत्रालयों में उनको उतना, उनके वर्ग के लिए हमने 51.56%, 64,180 करोड़ रुपया हम इसमें प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हम इस पे लेकर आए हैं। 64,180 करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्च होगा। फिर जल जीवन मिशन में 50,000 करोड़ रुपये लेकर आए। मनरेगा में, क्योंकि गरीब आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, 73,000 करोड़ का हमने बजट रखा। PM किसान में 65,000 करोड़ का प्रावधान किया है। और कुल मिलाकर अगर अर्थव्यवस्था में ढांचा को सुधार करना है, सड़कें, रेल, बसेस, ट्रांसपोर्टेशन, तो 1,18,000 करोड़ हमने एक और रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को दिया सड़कें बनाने के लिए। तो वहीं पर हमें इसके लिए जो रेलवे है 1,10,000 करोड़ रुपया उसके लिए दिया है। बसें 20,000 नहीं खरीदेंगे। तो स्क्रैपेज पॉलिसी साथ में लाए कि 20 साल पुरानी जो आपकी गाड़ी है आप उसको स्क्रैपेज में दे सकते हैं और नई गाड़ी खरीदने के लिए सरकार आपको मदद करेगी। कमर्शियल व्हीकल 15 साल पुराना होगा तो आप उससे मुक्ति पा सकते हैं, प्रदूषण भी कम होगा और नई गाड़ियों की खरीद भी बढ़ेगी। जी, अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र के बारे में, तो ये सुर्खियों में रहा है
पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ हफ्तों से। पिछले साल जैसे आप कह रहे थे, आप रिफॉर्म्स लाए हैं फार्म सेक्टर के लिए, किसानों के लिए, मगर काफ़ी आक्रोश भी दिखने को मिला है, बहुत ऑपोजिशन रहा है इन फार्म रिफॉर्म्स के लिए। अभी भी किसान जो हैं वो सड़कों पे हैं। कल हमने देखा कृषि क्षेत्र के लिए भी काफ़ी अनाउंसमेंट्स हुए। क्या आपको लगता है इन अनाउंसमेंट से किसानों को जो है और भरोसा आएगा सरकार पे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिंघू, टेकरी और गाजीपुर पे भी अभी भी उनका प्रदर्शन जो है वो बरकरार है। और जो नेता भी हैं, ऑपोजिशन के नेता हैं, वह कह रहे हैं कि अभी भी ये जो गवर्नमेंट है, ये जो आपकी सरकार है, वो एंटी किसान है। देखिए, मोदी सरकार किसान हितैषी है, उनके हितों की रक्षा करती है। उनकी आय को दुगना करने के लिए, किसान की आय दुगनी हो, हमने हर संभव प्रयास कर रहे हैं। क्या किया? कृषि मंत्रालय एवं किसान कल्याण मंत्रालय नाम रखा। किसानों के कल्याण के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लाए। 1,10,000 करोड़ रुपये हमने किसानों को दिया, 6-6 हज़ार रुपया एक एक किसान के खाते में दिया। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए, जिससे 14,000 करोड़ किसान ने अपना प्रीमियम दिया। हमने 70,000 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में उसको मिला। फिर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया, लागत प्लस 50% किसान को मिलना शुरू हुआ। एमएसपी खरीद जो कांग्रेस ने जितनी की, हमने उसे 2.5 गुना ज्यादा खर्चा करके 8 लाख करोड़ रुपए हमने किसान को दिया। एमएसपी के दाम यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 43% वृद्धि हमने की गेहूं और धान में दाम में, और दलहन तिलहन के दाम हमने 65 से 70% ज्यादा बढ़ाए हैं जी। खरीद भी गेहूं की 73% ज्यादा हुई, धान की 114% ज्यादा हुई। तो कुल मिलाकर किसान को ज्यादा मिला। किसान को खाद की हमने कमी नहीं आने दी, किसान को हमने बीज की कमी नहीं आने दी। और अब मंडियों को मजबूत करने के लिए हमने पिछले साल भी 1,000 मंडियों को ई नाम से जोड़ा। इस साल भी हम 1,000 मंडियों को ई नाम से जोड़ने जा रहे हैं। हम मंडी को भी मजबूत करें, किसान की आय को दुगना करने के लिए एमएसपी में हमने दाम भी बढ़ाए हैं, लागत प्लस 50% भी कर दिया है। तो हमने तो किसान के हितों की ही रक्षा की। ये 3 कानून भी किसानों की आय को दुगना करने में मदद करेंगे, हमने सुनिश्चित करने मगर अभी भी जो विरोध चल रहा है, जो प्रदर्शन चल रहे हैं, जो ऑपोजिशन की तरफ से बयान आ रहे हैं, तो हल कैसे निकलेगा? देखिए, क्या देश आपको के लगता है कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन को बढ़ाया जा रहा है, राजनीतिक रूप अब अपना रहा है ये प्रदर्शन? हम देख रहे हैं कि रोज तरह तरह के नेता जा रहे हैं और अनेक पार्टियों के नेता जा रहे हैं, अब खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब राजनीतिक रूप अपना चुका है, मुद्दों से भटक चुका है, इसलिए सुझाव निकलने देखिए, में समय लग देश रहा है? पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगा कि देश भर का किसान इन कानूनों से खुश है। उसको पता है कि आय बढ़ेंगे, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण टीवी चैनल्स ने दिखाए कि इस कानून आने से लोगों की आय कैसे बढ़ी है, उनको नई मार्केट कैसे मिली है। दूसरी ओर कुछ किसान जिनको भ्रमित किया गया, जिनमें एक ऐसी स्थिति पैदा की गई, उनको डराया गया कि एमएसपी बंद हो जाएगी। हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारी सरकार ने कांग्रेस के मुकाबले 3 गुना लगभग ज़्यादा आपको पैसा खर्च करके एमएसपी की खरीद भी की। 75,000 करोड़ तो अभी हमने खरीद की है पिछले फसल के समय। तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि मोदी सरकार किसानों के हित में है। जहां तक विपक्षी दलों का किसान संगठनों के पास जाने की बात है, कल तक किसान संगठन ही कहते थे किसी राजनीतिक दल के किसी व्यक्ति को नहीं आने देंगे। अगर आज वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो मुझे लगता है इसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जी, आखिरी 2 सवाल आपसे। एक तो मैं पूछूंगा डिसइन्वेस्टमेंट पे। दोबारा सरकार ने इच्छा जताई है डिसइन्वेस्टमेंट की, 2 और पब्लिक सेक्टर बैंक को डिसइन्वेस्ट किया जाएगा। पहले से ही प्लान्स है एयर इंडिया के लिए भी और अनेक पीएसयूज के लिए भी। मगर जो टाइमलाइन और टारगेट जो है, वो क्या आप हमें आश्वासन देंगे कि वो मीट किए जाएंगे? दे विल बी मेट द टारगेट्स एंड द टाइमलाइंस। निश्चित तौर पर, क्योंकि पिछला साल कोविड महामारी के कारण दिक्कत दुनिया भर में आई, लेकिन इस साल जिस तरह से आपने देखा एफडीआई भी ज़्यादा आया, मार्केट का भी 50,000 से ऊपर आंकड़ा पहुंचा है, सेंसेक्स जो है। तो इससे अपने आप पता चलता है कि लोगों की रुचि निवेश करने की है। सरकार ने तय किया है कि किन किन कंपनियों का निजीकरण होगा, जिनमें स्टेक सरकार बेचेगी, उनको बेचकर हम सरकार जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड रहेगी। ये जो जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है पिछले साल, क्या आपको 5 साल में 7.5% की एवरेज ग्रोथ रेट दी, 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से दुनिया की 6वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो हमने कदम उठाए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने 34.5% बढ़ाया, यानी कि 5.5 लाख करोड़ रुपए हम ज़्यादा खर्च करने जा रहे हैं। विनिवेश में हम 1,73,000 करोड़ रुपए ज़्यादा रेज करने जा रहे हैं। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में हम 1,97,000 करोड़ रुपया और देने वाले हैं, ताकि मैन्युफैक्चरिंग को बल मिले, इंडस्ट्री को बल मिले। कॉर्पोरेट टैक्स रेट हमने 30% से कम करके 15 यूनिट को। इससे फायदा ये मिलेगा कि और निवेश होगा, 7 नए टेक्सटाइल पार्क आ रहे हैं,
तो प्लग एंड प्ले मॉडल में हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हमारे जो लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे और भारत को अगले 4-5 वर्षों में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना भी पूरा करेंगे। तो यह है कि इसका कोई असर नहीं होगा चुनाव में? देखिए, ममता बनर्जी जी विरोध करते हैं कि बंगाल को इतना ज्यादा क्यों दे दिया। मैं पहली बार देखता हूं कोई मुख्यमंत्री विरोध करता है केंद्र की योजनाओं को लागू करने के लिए भी, चाहे वो पीएम किसान योजना हो या आयुष्मान भारत योजना हो या बंगाल को हमने पहले बड़ी केंद्र की योजनाएं लाए, तो उसका विरोध एक तरह से वहां पे होता रहा, उसको